हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अभी 15 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 खत्म हो जाएगा तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 अभी स्टार्ट करेंगे। 17 हो जाने के बाद में फिर आगे का पॉइंट देखेंगे। 16 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। आपके पास 5 डिफरेंट बुक्स है, उनको आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स से लगा सकते हो शेल्फ में, है ना। कितने अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट बना सकते हो उसका। अब नीचे दिए गए कंडीशंस में आपको वो फाइंड आउट करना है आंसर। तो पहला है कि आपको आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। आपके पास 5 डिफरेंट बुक्स है तो आपको उनको जैसे मर्जी आपको अरेंज कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पर नीचे के 2 केसेस में अलग रेस्ट्रिक्शन लगा है, 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर, 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर, इस टाइप का। तो यहाँ पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो ये विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाला सबसे सिंपल होता है, क्योंकि आपके पास 5 डिफरेंट बुक्स है और आपको उसको आप उसके कितने अरेंजमेंट बना सकते हो ये आपको देखना है। सो 5 डिफरेंट बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन 5p 5 ways, 5p 5 ways, दैट इज 5 फैक्टोरियल, है ना। तो 5 फैक्टोरियल मतलब कितना, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज 120। तो आप 120 डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर सकते हो उस 5 डिफरेंट बुक्स की शेल्फ के अंदर। ठीक है, सेकंड जो केस है उसके अंदर हमें ये पूछा है कि 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब आपके पास जो 5 बुक्स है उसके अंदर की 2 बुक्स को आपको हमेशा साथ में रखना है, तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए 5 बुक्स है आपके पास, उसमें की 2 बुक्स आप, जब 5 बुक्स है तो इसका मतलब क्या, 5 बुक्स को अरेंज करना है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। आपके पास 5 प्लेसेस थे जिनके ऊपर आप वो 5 डिफरेंट बुक्स को 5 डिफरेंट बुक को अरेंज करने वाले थे। लेकिन अभी उनका कहना है कि उन 5 बुक्स के अंदर के 2 बुक्स ऐसे हैं जो साथ में आएंगे, बाकियों का आप जो मर्जी अरेंजमेंट कर सकते हो। 2 को साथ में रखने वाला, 2 की गठरी बांधनी है, 2 को एक साथ लेना है, तो 2 बन गया 1, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ में जाएंगे जहां पर भी जाएंगे। समझ रही बात। तो बचे कितने आपके पास अभी प्लेसेस 1 2 3 4, जैसे मैं आपको बताता था जब भी आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट बताना है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं और उसके अंदर के m ऑब्जेक्ट्स को अगर साथ में रखना होता है तो उसका हम लोग परम्यूटेशन कैसे लिखते हैं आपको पता है, n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल और ये m फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपका m क्या है, 2 बुक्स, 2 बुक्स आर m इज इक्वल टू 2 है। अब आपको पता है कि जब आपके पास 5 डिफरेंट बुक्स थे तब आपने 5 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट किया था जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन था। अब इन दोनों को हमेशा साथ में रखना है, मतलब ये 2 बन गए 1, इस 2 को हम एक ही समझेंगे क्योंकि ये दोनों साथ में ही जाएंगे, तो ये इन दोनों का जगह फिक्स है। हाँ, ये आपस में चेंज हो सकते हैं जिसको हम लोग m फैक्टोरियल कहते हैं। समझ आई बात। तो ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 2 3 4, समझ आई बात। ये 4 यूनिट बन गए, पहले 5 जगह थी अब 4 ही जगह बन गई, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह पर जाएंगे, ठीक है, साथ में जाएंगे। तो इन चारों का अरेंजमेंट कैसे होगा, इन चारों का अरेंजमेंट जैसे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता था, आपके पास पहले 5 बुक्स थे, उसमें से 2 बुक्स आपने सेपरेट किया और फिर एक ऐड कर दिया, मतलब वही बन गया 4 1 2 3 4। तो 4 फैक्टोरियल वाला अरेंजमेंट बनेगा और फिर ये जो 2 है आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आपका आ गया 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर। अब 2 बुक्स है जिनको कभी भी साथ में नहीं रखना है, तो 2 बुक्स जब आप साथ में रखते हो तब आपका अरेंजमेंट कितना बन रहा है, इतना, और टोटल अरेंजमेंट कितना है, इतना। तो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 बुक्स साथ में न होने की अरेंजमेंट आपको मिल जाएगी। समझ रहे हो, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये जो पूछा गया है थर्ड, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। आपको पूछा है, देखो ऊपर वाले में आपने क्या फाइंड आउट किया, 2 बुक्स और ऑलवेज टुगेदर। 2 बुक्स, कोई भी 2 पर्टिकुलर बुक्स हमेशा साथ होने की कितने अरेंजमेंट्स थे, बस टोटल अरेंजमेंट में से इसको हटा दो, बाकी बचे अरेंजमेंट्स में ये 2 बुक बिल्कुल सीधी साथ में नहीं आएंगे। सिंपल है ना। तो आपको इसमें से 120 में से इसको हटा देना है तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहले तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे 4 × 3 × 2 और ये × 2,
सो ये 48 आएगा। सो 120 में से 48 चला गया तो बचेगा कितना, 72। तो आपका आंसर आएगा 72। ठीक है, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब हम लोग 17 देखेंगे। ये है 17 हमारा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कुछ दिक्कत लगती है तो आप लोग मुझे डाउट कॉल करके पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर से, कि आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, यहाँ या फिर यहाँ पर ऐसे कैसे आ गया। मैंने जो समझाया है वो अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग खुद फिर से पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब 17 के अंदर क्या दिया है बेटा, 3 boys and 3 girls are to sit in a row. How many ways can this be done? 3 boys and 3 girls को एक रो में बिठाना है, तो ये कितने अलग अलग तरीके से किया जा सकता है नीचे दिए गए केसेस के अंदर। तो पहला केस है हमारे पास क्या है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। अब नो रिस्ट्रिक्शन वाला केस सबसे आसान होता है। इसके अंदर क्या करना होता है, टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितने उनको गिनना है और उतने ही वेज से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, उतने फैक्टोरियल वेज से। जैसे कि यहाँ पर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बन गए, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन गए, 6 डिफरेंट पीपल है, तो 6p6 वेज से देखो, क्योंकि सिंपल होता है। अगर आप देखो आपके पास 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है, उनको आपको एक रो में बिठाना है, मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन गए, 6 एलिमेंट्स बन गए। अब 6 एलिमेंट्स है तो 6 जगह बन गई आपके पास, तो आप उसको कितने अलग अलग तरीके से बिठाएंगे, ये हमने देखा है ना। शुरुआत में जब थ्योरेटिकली निकाला था हम लोगों ने, तब ये क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये मतलब 6p6 दिस इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल। ये शुरुआत में मैंने आपको कैसे बताया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपके पास 6 एलिमेंट्स है, मतलब 6 जगह बन रही है, 6 जगह बन रही है, 6 डिफरेंट स्पेसेस है आपके पास। अब आप क्या करो, पहला प्लेस है, पहली जगह है, तो वो 6 में से किसी न किसी एक लड़के या लड़की को यहाँ पर बिठाया जाएगा। अब कोई ना कोई एक बैठ गया तो फिर बचे कितने, 5 लड़के और लड़कियां बच गई, तो 5 में से एक यहाँ पर आएगा। तो देयर आर 5 डिफरेंट वेज। ऐसे करते करते 4 3 2, तो ये क्या बन रहा है, ये 6 फैक्टोरियल बन रहा है। तो जब भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है तब बहुत आसान होता है काम, सीधा कितने डिफरेंट एलिमेंट्स है उतने फैक्टोरियल जितना अरेंजमेंट आप बना सकते हो। जैसे पिछले एग्जांपल में 5 बुक्स थे आपके पास, 5 डिफरेंट बुक्स थे और रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं था, तो आप लोगों ने 5 फैक्टोरियल इतना अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड वाला, सेकंड के अंदर क्या करना है बेटा, देयर इज ए गर्ल एट ईच एंड। आप जब रो में लड़के और लड़कियों को बिठा रहे हो, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आपके, जब आप उनको रो में बिठा रहे हो तो एट ईच एंड देयर इज अ गर्ल, तो आपको एंड में गर्ल ही चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो ये इसको हटा देता हूं मैं, सेकंड एग्जांपल। ये 6 पोजीशन है आपकी जहां पर आपको 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को बिठाना है। अब सेकंड केस के अंदर ये बोला गया है कि भैया एंड में तो लड़की ही चाहिए, मतलब एंड क्या हो गई, फिक्स हो गया एंड, यहाँ पर आएगी गर्ल, यहाँ पर भी आएगी गर्ल। अब इसको G1 बोलते, इसको G2 बोलते, ठीक है। अब उनका ये कंडीशन था कि जब आप 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का अरेंजमेंट कर रहे हो एक रो के अंदर, तो भैया हमें एंड में शुरुआत और एंड दोनों तरफ हमें लड़कियां चाहिए, बीच में जो मर्जी आप अरेंजमेंट करा दो। अब जब आपको शुरुआत और एंड में अगर गर्ल्स ही चाहिए तो ये दोनों पोजीशन रिजर्व हो गई, फिक्स हो गई किसी 2 लड़कियों से, ठीक है। तो जो भी 2 लड़कियां यहां पर आएगी तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा, 2 लड़कियां यहां पर फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो बचे हुए 4 है, इन चारों के अंदर क्या हो जाएगा, अच्छा एक सेकेंड, देयर इज अ गर्ल एट ईच एंड, ओके। सो आपके पास 2 खाली प्लेसेस है, उनमें से 2 प्लेसेस पर गर्ल्स ही चाहिए उनको, ठीक है। तो आप किन्हीं 2 लड़कियों को फिक्स कर सकते हो शुरुआत और एंड में, और जो बचे हुए 4 प्लेसेस है देयर वो फिल किए जाएंगे बचे हुए 3 बॉयज से और 1 गर्ल से, मतलब 4 लोगों से, 4 फैक्टोरियल वेज से।
और ये 2 प्लेसेस भरी जाएगी 2 लड़कियों से, दैट इज 2 फैक्टरियल वेज से। देयर इज अ गर्ल एट ईच एंड, आपको दोनों भी एंड में गर्ल चाहिए, तो आप लोग कैसे अरेंजमेंट कर सकते हो? ठीक है, इसको लास्ट में देखते हैं हम लोग, पहले थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं, है ना? इसको ऐसे रहने दो। तो थर्ड के अंदर हमें क्या पूछा है? बॉयज एंड गर्ल्स आर एट अल्टरनेट प्लेसेस, बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट प्लेसेस पर होनी चाहिए, मतलब 1 बॉय 1 गर्ल 1 बॉय 1 गर्ल इस तरीके से। तो आपके पास 3 बॉयज है 3 गर्ल्स है, अब वो अल्टरनेट प्लेसेस पर होने चाहिए, मतलब क्या? बॉय बॉय बॉय, ठीक है, तो गर्ल गर्ल एंड गर्ल आ जाएगी। या तो ऐसे हो सकता है या फिर कैसे हो सकता है? गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, है ना? आपके पास 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है और ऑल्टरनेट चाहिए, तो सिंपल तरीके से 3 प्लेसेस विल बी फिल्ड बाय 3 गर्ल्स इन 3 वेज, दैट इज 3 फैक्टरियल इनटू बॉयज 3 बॉयज विल बी फिल्ड इन 3 फैक्टरियल वेज। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था कि 3 फैक्टरियल एंड 3 फैक्टरियल विल बी द आंसर, ठीक है ना? ये लेकिन एक ही सिचुएशन हो जाएगी, ये दोनों अरेंजमेंट्स अलग अलग है। देखो, हाँ, यहाँ पर आपको यही सोचना है कि जब आप गर्ल्स और बॉयज को अल्टरनेट बिठा रहे हो, तब या तो ये पोजीशन या तो ये अरेंजमेंट हो सकता है या फिर ये अरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि इस वाले, देखो आप कर क्या रहे हो, बॉयज अगर आप इन पोजीशंस को देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो अभी इस वाले अरेंजमेंट में गर्ल्स जो है वो इवन प्लेसेस पर है, इवन नंबर होता है ना, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड सिक्स्थ प्लेस, मतलब इवन प्लेसेस पर गर्ल्स है एंड ऑड प्लेसेस पर बॉयज है। तो इस टाइप का जब आप अरेंजमेंट करते हो, मतलब आपने कंपलसरी बॉयज को ऑड प्लेसेस पर रखा है और कंपलसरी गर्ल्स को इवन प्लेसेस पर रखा है, तो इससे आपका अरेंजमेंट क्या होगा? अब ये गर्ल्स आपस में जगह बदल सकती है, तो जितनी अलग अलग जगह वो बदलेगी, मान लीजिए इसको मैंने G1 G2 और G3 कहा है, 3 अलग अलग गर्ल्स है, तो अभी G1 G2 G3 इस पोजीशन पर है, अभी नेक्स्ट इसमें G2 यहाँ पर आ सकता है, G1 यहाँ पर आएगी और G3 यहीं पर बचेगी रहेगी, फिर या फिर G3 यहाँ पर आएगी, G2 बाद में, ऐसे ऐसे कितने अलग अलग एलिमेंट बन सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जितने भी अलग अलग एलिमेंट बनेंगे, और फिर ये और एक अलग सिचुएशन है, अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में गर्ल्स ऑड प्लेसेस पर है एंड बॉयज आर एट इवन प्लेसेस पर, ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स ऑड प्लेसेस पर है एंड बॉयज आर एट इवन प्लेसेस। तो इस वाले सिचुएशन में भी अलग अलग अरेंजमेंट बनेगा, तो इसमें जितनी बनेगी वो अलग अरेंजमेंट से, इसमें जितनी बनेगी वो अलग है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल अरेंजमेंट मिल जाएगा। सो ये 3 फैक्टरियल अरेंजमेंट है। इस वाले केस में जो गर्ल्स है वो 3 गर्ल्स है और 3 जगह है, तो 3 गर्ल्स 3 प्लेसेस will be arranged in 3 factorial ways, that is 3p3 ways. Similarly 3 boys and 3 places will be arranged in 3 factorial ways. तो ये तो इस वाले केस के लिए बन गया, प्लस इसमें भी वही बनेगा, 3 places 3 girls so 3 factorial, 3 boys and 3 places so 3 factorial। तो अभी आपको इसका एडिशन करना है, समझ गए? सो 3 factorial into 3 factorial plus 3 factorial into 3 factorial, तो ये बन जाएगा 2 times 3 factorial into 3 factorial। तो आप लोग इसका कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा 3 into 2 into 3 into 2, ठीक है? तो जो भी आएगा आंसर दैट विल बी द करेक्ट वन, ठीक है? सो ये था व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स आर एट ऑल्टरनेट प्लेसेस। अब इसके अंदर लास्ट है ऑल बॉयज सिट टुगेदर। अगर सारे लड़कों को हम साथ में रखकर फोटो खिंचवाते हैं तो सिचुएशन क्या बनेगा? देखो, ये ऑल टुगेदर वाले केस में क्या होता है, हम गठरी बनाते हैं, समझ रहे हो बात को? हमारे पास कितने प्लेसेस थे? 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, हमारे पास 6 जगह थी।
और 6 जगहों पर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आने वाले थे, एक रो में हम लोग बिठा करते थे। लेकिन अब लास्ट वाली कंडीशन में क्या कहना है कि आपको ऑल बॉयज सिट टुगेदर, तीनों को साथ में रखना है। अब तीनों को साथ में रख के आप डिफरेंट अरेंजमेंट बनाते जाएंगे। तो अगर तीनों को साथ में रखेंगे तो 3 प्लेसेस विल कन्वर्ट इनटू 1 प्लेस ओनली, क्योंकि इसको आपको मूव करना है। जैसे मान लीजिए आपने गर्ल को पहली पोजीशन पर रखा, फिर ये तीनों को सेकंड पोजीशन पर रखा, फिर गर्ल्स आई। मतलब जब भी आप तीनों को इकट्ठा रख रहे हो, जब ये मूव कर रहे हैं 3 लोग, तो पहली पोजीशन पर मान लीजिए गर्ल है, अब दूसरी पोजीशन पर गर्ल है, तीसरे पोजीशन पर ये 3 लोग आ गए और चौथी पोजीशन पर ये आ गए। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। जो मुझे बताना है आपको कि जब हम इकट्ठा कई लोगों को इकट्ठा, जैसे अभी इस केस में हम लोग 3 बॉयज को इकट्ठा साथ में रख रहे हैं, तो अपने आप प्लेसेस हमारी 6 थी पहले, बन गई 4, जिसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, m लोगों को साथ में रख रहे हैं तो उसके अंदर 1 ऐड करते हैं। m सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग कितने लोगों को साथ में रख रहे हैं, 3 लोगों को, क्योंकि उतनी जगह कम होने वाली है, वो एक ही यूनिट बनने वाला है अभी। वो अगर जगह बदलेगा, अलग अरेंजमेंट बनानी है, तो उन सबको उठा के दूसरी जगह पर रखना होता है। जैसे इस वाले अरेंजमेंट में अब मैंने गर्ल को पहले रखा, फिर 3 बॉयज, फिर गर्ल, लेकिन ये तीनों को एक साथ मिलाना है मुझे। तो जब मैं दूसरा अरेंजमेंट करूंगा, इनको उठा के मैंने इस पोजीशन पर रख दिया, इसलिए ये एक ही प्लेस बन जाता है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी गठरी बनाओ। तो 6 प्लेस विल कन्वर्ट इनटू 4 प्लेसेस, तो 6 प्लेस कन्वर्ट होगी 4 प्लेस में। अब लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो एक प्लेस होता है, तो इसमें ये 3 लोग आपस में अरेंज हो सकते हैं। जैसे पहले अगर मान लीजिए बॉय यहाँ पर है, सेकंड बॉय यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, तो ये आपस में बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने आपस, देखो इसी अरेंजमेंट में और भी बहुत सारे अरेंजमेंट छुपी हुई है। जब मैं एक ये वाली अरेंजमेंट कर रहा हूं, तो इसमें जब मैंने 3 बॉयज को यहाँ पर रखा है सेकंड पोजीशन पर, लेकिन ये आपस में भी जगह बदल सकते हैं। तो इस एक अरेंजमेंट में और भी अरेंजमेंट छुपी है, जब ये लोग अपने अरेंजमेंट बदलेंगे, जब अपनी जगह बदलेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग फिर बाद में m फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये m फैक्टोरियल मतलब इन लोगों का आपस में अरेंजमेंट होता है। और वो कितना होता है, 3 लड़के, तो 3 जगह है, तो 3 फैक्टोरियल बेस से होगा। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, सभी बॉयज को साथ में रखना है। तो तीनों बॉयज को साथ में रखेंगे तो उनका 3 वाला प्लेस हम लोग एक ही यूनिट कंसिडर करेंगे, और बाकी बचे लड़कियों की 3 जगह, तो टोटल जगह बन गई मेरे पास 4, सो 4 फैक्टोरियल। अब ये 3 लड़के आपस में भी अरेंजमेंट बनाएंगे अलग अलग, तो 3 फैक्टोरियल। सो आंसर क्या बन गया, 4 फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल। सो ये है ऑल बॉयज को साथ में रखने का अरेंजमेंट। कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आते हैं इस वाले एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर हमें क्या करना था, देयर इज अ गर्ल एट ईच एंड, हमें ईच एंड पर गर्ल को कंसीडर करना है। तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आपको क्या सोचना है बेटा कि आपके पास 6 जगह है ना, 6 डिफरेंट प्लेसेस है। अब शुरुआत और एंड, शुरुआत और एंड दोनों जगह पर आपको गर्ल चाहिए। मतलब यहाँ पर भी गर्ल चाहिए, यहाँ पर भी गर्ल चाहिए, बाकी बच्चे 4 में आपको जो मर्जी करना है। आप मुझे आप बताइए, अगर आपको 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स को अरेंज करना है एक रो में, और शुरुआत और एंड में अगर आपको गर्ल ही चाहिए, तो आपके पास टोटल गर्ल्स कितनी है, 3 गर्ल्स है। तो उन तीनों में से कोई भी 2 गर्ल्स यहाँ पर आ सकती है। सो वो कितने वेज बन गए, 3p2 वेज। 3 लड़के हैं, 3 लड़कियों में से कोई भी 2 लड़के यहाँ पर आएंगे। आप तीनों में से कोई भी 2 लड़के यहाँ पर आ गए, तो बची 1 लड़की और बचे 3 लड़के। तो उन चारों को आप अरेंज करेंगे इस जगह पर इन 4p4 वेज। दैट इज आपका आंसर रहेगा 4 फैक्टोरियल इनटू 3p2। तो इतने डिफरेंट अरेंजमेंट बन जाएंगे इस वाले केस के लिए, जहां पर लड़की शुरुआत और एंड में लड़की हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ समझने वाली बात ये थी कि शुरुआत और एंड में आपको कंपलसरी लड़की चाहिए, तो पहले आपको इनको फिक्स कराना था। तो जब भी आप अरेंजमेंट करने वाले थे, तो सबसे पहले आप क्या करते, शुरुआत और एंड का अरेंजमेंट पहले करते। तो 3 लड़कियों में से कोई भी 2 लड़के यहाँ पर आ जाती। एक बार 2 लड़के यहाँ पर आ गई, तो बचे कितने लोग, 3 लड़के बचे और 1 लड़की बच गई। तो बचे चारों को आप यहाँ पर कैसे भी बिठा दो, उसके ऊपर उनका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो अरेंजमेंट होगा 4 जगह, 4 पीपल, 4 ऑब्जेक्ट, 4 एलिमेंट्स। So 4 places and 4 element will be arranged in 4p4 ways। ठीक है, so ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये बन जाएगा 3p2 वेज से। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आपकी डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है बेटा,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीटली। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। परम्यूटेशन के अंदर ही अब तक हम लोगों ने क्या देखा, परम्यूटेशन के अंदर हम लोगों ने देखा कि भैया आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए हैं, टेकन r एट ए टाइम, आपको n ऑब्जेक्ट में से r एट ए टाइम लेने हैं, तो आप कितना अरेंजमेंट बना सकते हो, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है। और एक केस हम लोगों ने देखा कि जिसके अंदर कुछ लोग साथ में आते हैं, m लोगों को साथ में लेना है और फिर आप कितना अरेंजमेंट बना सकते हो। फिर हम लोगों ने देखा कि कोई दो पर्टिकुलर लोग साथ में हो या फिर कोई दो साथ में ना हो, है ना, या फिर कोई अरेंजमेंट में आए ही ना, या फिर कोई कंपल्सरी उस अरेंजमेंट में रहे। तो इस तरीके के अलग अलग केसेस हमने अब तक स्टडी किए हैं। तो ये जितने भी अलग अलग टाइप्स होते हैं इनके ऊपर आपके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी अलग अलग टाइप्स हैं इनके ऊपर आपके एग्जांपल्स डिपेंड होते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखते हुए ऐसे अलग अलग वेरिएशंस वाले एग्जांपल सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट जो वेरिएशन आता है हमारा, देखिए हम लोगों ने शुरुआत में एग्जांपल्स काफी सारे सॉल्व किए वर्ड से रिलेटेड। जैसे हमने सोलापुर वाला एग्जांपल देखा था, हम लोगों ने एल्गोरिथम वाला एग्जांपल देखा था, हम लोगों ने ऐसे काफी सारे हम लोगों ने एग्जांपल देखे थे। हम लोग इसके अंदर क्या करते थे, हम लोग इसके अंदर मान लीजिए सोलापुर वर्ड है, तो ये कितने लेटर से बना है, 3 4 5 6 7। तो आप लोगों को ये पूछा जाता था कि आप इन लेटर्स का यूज करके कितना डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो, है ना। तो आप लोग फिर लिखते थे अरेंजमेंट्स, लेटर्स को गिनना, फिर रेस्ट्रिक्शन है क्या, कोई क्या रेस्ट्रिक्शन है, उसके हिसाब से हम लोगों ने काफी सारे एग्जांपल सॉल्व किए। लेकिन अब हम लोगों ने अब तक वर्ड्स के अंदर ऐसा वर्ड नहीं देखा था कि जिसके अंदर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये किसी ने नहीं बोला था अब तक कि इंडिया एक वर्ड है जिसके अंदर के लेटर्स का यूज करके आप कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स वाले वर्ड्स बना सकते हो, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट, इसके अंदर कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स का यूज करके आप कितने 5 लेटर वाले वर्ड्स अलग अलग अरेंजमेंट वाले वर्ड्स बना सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, है ना। मतलब ऐसा वर्ड आपके पास नहीं है आया हुआ कि जिसके अंदर लेटर रिपीट हो रहा हो, जैसे यहां पर हो रहा है। आया है अब तक? नहीं आया। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे अरेंजमेंट फाइंड आउट करेंगे और क्या दिक्कत आती है इसमें। तो अगर आपका कोई भी, आपको कितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और अगर उन ऑब्जेक्ट्स में अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर है, तो जब ऑब्जेक्ट सिमिलर, जैसे 10 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और आपको परम्यूटेशन करना है, लेकिन 10 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट एक टाइप से सिमिलर है, 3 ऑब्जेक्ट्स अलग टाइप से सिमिलर है, इस तरीके से अगर आपका एग्जांपल आता है, फिर आप लोग ऐसे सिचुएशन में कैसे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको सोचना है। तो कैसे किया जाएगा इसको, तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्टली भी बता सकता हूँ आपको और आप लोग उसको ध्यान में रख सकते हो, लेकिन ये कैसे आ रहा है ये अगर समझेंगे तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप जहन में आ जाएगा क्योंकि लॉजिक आपके पास है। अभी देखिए होता क्या है बेटा, जब भी आप इस तरीके के वर्ड के अंदर लेटर्स का अलग अलग अरेंजमेंट ढूंढने की कोशिश करते हो, तब जैसे मान लीजिए आपके पास एक वर्ड है, यही है इंडिया वर्ड है। अब इंडिया वर्ड में आपके पास कितने लेटर्स है, टोटल 5 लेटर्स है, 5 लेटर्स है, ठीक है। तो आप इन 5 लेटर्स का यूज करके कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो, कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर ये इसके अंदर कोई भी रिपीटेड लेटर नहीं होता तो आप सिंपली लिखते 5 फैक्टोरियल, दैट इज वी कैन मेक 5 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स। तो ये सिंपल था, लेकिन अब यहाँ पर आई रिपीट हुआ है। अब आप थोड़ी देर के लिए इतना समझिए कि ये आई जो रिपीट हुआ है, तो इस आई को रिपीट होने के बावजूद, मतलब हमें तो पता नहीं कि इसके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन जाएंगे। डिफरेंट बोल रहा हूं मैं, डिफरेंट, रिपीट नहीं होना चाहिए। सो इसके जितने भी डिफरेंट अरेंजमेंट बन रहे हैं वो हमें पता नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इस वर्ड के अंदर जो 5 लेटर्स है, इन 5 लेटर से x डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, ये हमारा एजम्पशन है।
मतलब जितने भी बनेंगे, जैसे अगर मान लीजिए डिफरेंट होते तो 5 फैक्टोरियल बनते ना, तो मान लेते कि x अरेंजमेंट बन रहे हैं। अब ये x अरेंजमेंट ओरिजिनल वाले हैं जो हमें पता नहीं है कि कैसे आए हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मेरा ये कहना है कि मुझे इस वर्ड के अंदर के लेटर्स को यूज करके कितने में डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स बना सकता हूं, कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो वो x डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब मुझे इस x का वैल्यू निकालना है कि ये कितना होगा। अब मुझे बताइए, अगर मान लीजिए कि ये जो दो आईज है, ये जो दो लेटर सेम है, अगर ये सेम नहीं होते और अलग होते तो आप कितने डिफरेंट वर्ड बना लेते? इससे हम बना लेते 5 फैक्टोरियल जितने डिफरेंट वर्ड्स, बिल्कुल है, बना लेते। अब अगर ये अगर अलग होते तो इतने अरेंजमेंट्स बन जाते, लेकिन ये सेम है तो थोड़ी देर ये सेम होने की वजह से इसके कितने डिफरेंट वर्ड्स बने हैं? x वर्ड्स बने हैं। तो अगर हम लोग इसी के अंदर अगर कंसिडर कर ले कि अगर ये दोनों सेम नहीं डिफरेंट है, थोड़ी देर के लिए अगर हम मान ले कि ये I और ये कुछ और है H है, ये दोनों डिफरेंट है, तो अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो आपके कंप्लीट अरेंजमेंट कितने होते? पहले तो x आए हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करते किससे? क्योंकि ये दोनों सेम थे इसलिए आपके x इतने अरेंजमेंट आए थे। लेकिन अगर आप ये दोनों डिफरेंट है, ये आपको पता चल गया है, तो यस इस x को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच के आपस का परम्यूटेशन। ये दोनों आपस में कितने अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते? तो दोनों सेम थे, तो ये दोनों सेम होने की वजह से कुछ परम्यूटेशन, कुछ अरेंजमेंट्स हमने कैंसिल करवाई थी, उनको अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज ये दोनों सेम थे। अब अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इनके अरेंजमेंट कैसे बनेंगे? 2 फैक्टोरियल बेस से, 2p2 बेस से। तो अगर ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो आपके टोटल अरेंजमेंट्स कितने? x × 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये दोनों डिफरेंट है मतलब क्या? ये 5 के 5 अलग अलग लेटर्स हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट कितना है? 5 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। समझ रहे हो कैसे बराबर हो गए? मैंने 5 फैक्टोरियल कब आंसर लिखा है? जब ये 5 के 5 अलग हो, और जब ये 5 के 5 अलग हो तब मैंने ये भी आंसर निकाला है। मतलब ये दोनों भी अरेंजमेंट जो है वो 5 डिफरेंट लेटर्स की है, तो ये दोनों भी सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x × 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, जब भी आपको ऐसा वर्ड दिया जाएगा कि जिसके अंदर कुछ लेटर्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो, ये यहाँ पर एग्जांपल वर्ड का पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ, आपको किसी भी एग्जांपल में अगर नंबर्स, डिजिट्स हो सकते हैं रिपीट हो रहे हैं, लोग रिपीट हो रहे होंगे, या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में आपको अलग अलग अरेंजमेंट निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सभी को गिनना है कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स है। जैसे यहाँ पर 5 थे, सो 5 फैक्टोरियल आप लिखेंगे और डिवाइड करेंगे जितना भी रिपीटिशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर i कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा अरेंजमेंट। जैसे कोई एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए नंदनवन, ठीक है। अब ये मैंने नंदनवन लिखा है। अब इस वर्ड में मुझे देखना है कि मैं कितने इन लेटर्स का यूज करके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकता हूँ। अब मुझे सबसे पहले तो लेटर्स गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स है, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब कौन कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ ये मुझे देखना है। सो n रिपीट हो रहा है क्या? हो रहा है बिल्कुल, 1 2 3 और 4 बार रिपीट हुआ है। सो मैं 1 2 3 4 n कितनी बार रिपीट हुआ? 4 बार, तो मैं 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। फिर इसके बाद में कोई और लेटर रिपीट हुआ है, बिल्कुल ये रिपीट हुआ है कितनी बार? 3 बार, तो मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा इसको। कोई और लेटर डिवाइड हुआ है, रिपीट हुआ है, इसके अलावा नहीं हुआ है, बस। तो इतनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके, और वर्ड बनेगा इतने लेटर का ही, ठीक है ना? मतलब 9 लेटर का ही वर्ड बनेगा, लेकिन इतने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं। अब आप इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो भी जैसे मान लीजिए
डैड वर्ड है। अब इस वर्ड के अंदर के लेटर का यूज करके आप कितने डिफरेंट लेटर्स, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो। तो कितने लेटर्स है इसके अंदर, 3 लेटर्स है, तो 3 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय डी लेटर कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार, सो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 2 फैक्टर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टर। तो इससे आप कितने अलग अलग बना सकते हो, सिर्फ 3 अलग अरेंजमेंट बना सकते हो। समझ आई बात। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको समझना जरूरी है कि ये आया कैसे। अगर नहीं समझ में आया समझने के बाद में, तो ये तो फॉर्मूला ही, मतलब एज अ फॉर्मूला तो आप ध्यान में रख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला आया कैसे इसके बारे में सोचना है आपको। क्या किया था मैंने इस एग्जांपल में, इसको तो अच्छे से सुनना और समझना कि जब भी किसी वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो अगर हम उनको समझे कि वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो सब अलग अलग है, तो उसके लिए हमारे पास कितना परम्यूटेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी वर्ड के अंदर n लेटर है, किसी वर्ड के अंदर मेरे पास n लेटर है, तो अगर वो n लेटर डिफरेंट है तो n फैक्टोरियल बेस से उनको अरेंज किया जाएगा, इतने अरेंजमेंट बनेंगे, n फैक्टोरियल इतने अरेंजमेंट बनेंगे। लेकिन उसके अंदर p लेटर्स है जो सेम टाइप के हैं, q लेटर्स है जो अलग है लेकिन सेम टाइप है, r लेटर्स है वो भी और अलग टाइप के हैं। तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं, फिर कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। जैसे यहां पर a, ये कितनी बार रिपीट हुआ लेटर, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। n कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। तो बेसिकली आपको यही देखना है कि ये आता कैसे। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग मानते हैं कि कोई भी एक वर्ड दिया है तो उसके अंदर उसके टोटल परम्यूटेशन कितने बनेंगे अगर सारे डिफरेंट है तो, और फिर जो सेम है उनके वजह से, मतलब जैसे मैंने यहां पर किया था इंडिया के अंदर कि ये टोटल 5 लेटर से, तो 5 फैक्टोरियल के टोटल डिफरेंट बनेंगे अगर सबके सब अलग अलग है तो। लेकिन अगर अलग अलग ना हो, इसी सिचुएशन में इसके कितने अलग अरेंजमेंट बन सकते, तो x बन सकते जो हमें पता नहीं था। लेकिन अगर एक बार x इसके अरेंजमेंट बन रहे हैं और अगर मैं कंसीडर करूं कि ये दोनों i अलग है, मतलब ये सेम नहीं है, तब उस केस में इसके अंदर आपको कितने अरेंजमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को आपने अलग समझना है, और अलग समझेंगे तो ये दोनों आपस में कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं जो आपने छोड़ दिए थे पहले, तो वो 2 फैक्टोरियल बना सकते हैं। तो x × 2 फैक्टोरियल आपको मिल गया। लेकिन ये x × 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल सेम है, क्योंकि जब आपने 5 फैक्टोरियल लिखा तब आप इनको 5 डिफरेंट लेटर्स मान रहे थे, और जब आपने x × 2 फैक्टोरियल लिखा तब भी आप इनको 5 डिफरेंट लेटर्स मान रहे हो। तो 5 डिफरेंट लेटर्स की कितने अरेंजमेंट है, इतनी, और ये भी इतनी है, तो ये दोनों सेम है इसलिए। और आप इंटरेस्ट रखते हैं x का वैल्यू निकालने में, तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स रिपीटेडली आ रहे हैं, तब ऐसी सिचुएशन में आपको अगर अरेंजमेंट्स निकालनी है तो आप लोग कैसे निकालते हो अरेंजमेंट, तो आप लोग उसके अंदर टोटल कितने लेटर्स है उतना फैक्टोरियल लेते हो और डिवाइडेड बाय जिस टाइप के जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर सिर्फ i ही रिपीट हुआ था, इसके अंदर n रिपीट हुआ था, इसके अंदर a रिपीट हुआ था, अगर और भी कोई रिपीट होता तो जितने बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड करना है आपको। समझ में आई बात। तो ये आपका अगला टॉपिक है जिसका नाम है परम्यूटेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर, या फिर क्या बोलेंगे इसको, permutations when some objects are similar। तो आप परम्यूटेशन निकाल लो जब कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके सिमिलर है, ठीक है ना, when some objects are similar, तो कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर होने के बाद में आपका परम्यूटेशन आपको निकालना है, जो जिसके लिए मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के ऊपर पूरा नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा डिपेंडेंट है, तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 3.4 अभी जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था इसी के ऊपर डिपेंडेंट ये एग्जांपल है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अभी। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस का मतलब क्या, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स आप लोग इससे बना सकते हो। ऑफ किसकी, ऑफ लेटर्स, कहाँ से, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए हर वर्ड्स के अंदर से।
तो पहला वर्ड तो आपका रेगुलर है, जो पहले पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था। पहले वर्ड के अंदर नाम है दिव्या, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, तो आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो? तो ऑब्वियसली कितने लेटर्स है इसके अंदर? 1 2 3 4 5। सो 5p5 वे से आप इसको लिख सकते हो, दैट इज 5 फैक्टोरियल। इतने डिफरेंट अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं इसके लेटर्स को लेके, ठीक है। सो ये इसके अंदर दिया है एग्जांपल, बेसिकली ये रिपीटिशन है ही नहीं, मतलब कोई भी लेटर इसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये पिछले जैसा ही था। सेकंड है इसके अंदर, सेकंड हमारे पास वर्ड है शांताराम, शांताराम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर के लेटर्स का यूज करके आप कितने डिफरेंट परम्यूटेशन बना सकते हो। कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 फैक्टोरियल आएगा, डिवाइडेड बाय कौन कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखिए एस रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। एच रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ए रिपीट हो रहा है? हो रहा है। कितनी बार? 1 2 3। सो ए रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। फिर इसके बाद और कोई रिपीट हो रहा है? एन रिपीट हो रहा है? नहीं। टी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं। सो ए रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे इस वर्ड के अंदर के लेटर्स का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, रिप्रेजेंट, REPRESENT, ठीक है। रिप्रेजेंट ये वर्ड है आपके पास, आपको देखना है कितने डिफरेंट एलिमेंट बना सकते हो। सो पहले तो वर्ड्स के अंदर लेटर्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब सेम लेटर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं? सो आर रिपीट हो रहा है 1 2 2 फैक्टोरियल। आर कितने बार आया? आर आया 2 बार। फिर इसके बाद में ई रिपीट हो रहा है 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 टाइम्स। सो 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद में और कोई रिपीट हो रहा है? पी रिपीट हो रहा है? नहीं। एस रिपीट हो रहा है? एन नहीं। टी नहीं, ठीक है। सो आर रिपीट हो गया 3 टाइम्स, सॉरी ई रिपीट हुआ है 3 टाइम्स एंड आर रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, ठीक है। सो इस तरीके से इतने डिफरेंट एलिमेंट बनाए जा सकते हैं। मैं आंसर भी चेक करते जाता हूँ साथ साथ ताकि दिक्कत ना हो जाए फिर, ठीक है। चलिए सही है। आगे है कंबाइन। सो कंबाइन वर्ड को अगर देखेंगे COMBINE, तो टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कोई लेटर रिपीट हो रहा है? COMBINE, सी रिपीट हो रहा है? नहीं। वो रिपीट हो रहा है? नहीं। MBINE, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो कितना आएगा इसका आंसर? 7 फैक्टोरियल, ठीक है। इतने डिफरेंट, क्योंकि अगर रिपीटिशन है ही नहीं तो सिंपल है, जितनी जगह और जितने लेटर्स उतने बेस से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5th, क्या नाम दिया है? बाल भारती, ठीक है। सो बाल भारती, तो अगर आप देखेंगे बेटा इसके अंदर तो टोटल कितने लेटर्स है? 3 3 6 9 और एक 10। सो 10 फैक्टोरियल तो न्यूमरेटर में आएगा, 3 6 9 10। कौन कौन रिपीट हो रहा है? बी कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 2 बार। ए कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3, ए 3 बार आया। फिर इसके बाद में कोई भी नहीं, सिर्फ बी 2 बार है और ये 3 बार है, ठीक है, और कुछ नहीं है। सो बी 2 बार मतलब 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे एंड 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। सो ये रहेगा आपका आंसर 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इतने सिंपल तरीके से आप इसका परम्यूटेशन फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, अब दिक्कतें कहाँ स्टार्ट हो जाएगी? थोड़ा आगे जाने के बाद में, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल टाइप के एग्जाम्पल है, तो ये तो आपको इनिशियल चीज़ें बताने के लिए है। अब आगे आगे थोड़ा सा टफनेस बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो 2 के अंदर भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यू हैव 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश। आपके पास इंग्लिश के 2 आइडेंटिकल बुक्स हैं। फिर 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी, फिर हिंदी के 3 आइडेंटिकल बुक्स है आपके पास, एंड 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 4 आइडेंटिकल बुक्स है। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजिंग देम ऑन अ शेल्फ। अब इनको कितने अलग अलग तरीके से, कितने अलग अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो इनको अरेंज करने के शेल्फ के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो
बुक्स तो आपके पास टोटल बुक्स कितने हैं, 4 और 3 7 और 2 9, टोटल 9 बुक्स है, टोटल 9 बुक्स है, लेकिन किसी काम के नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैथ्स के जो 4 बुक्स है वो सेम है। समझ रहे हो बात को? मतलब ऐसे मान लीजिए अगर आपका 11th का पार्ट 2 का बुक है तो वही 4 बुक्स है, तो वो अलग अलग तो हुए नहीं, एक ही हुए। तो इससे आपको समझना है कि डिफरेंट अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं। तो टोटल बुक्स है 9, सो 9 फैक्टोरियल एंड इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल से एंड 4 फैक्टोरियल से। जितने भी देखो इंग्लिश के बुक्स का 2 बार रिपीटिशन हो रहा है, हिंदी का 3 बार और मैथ्स का 4 बार, तो 2 3 एंड 4 फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड करेंगे 9 फैक्टोरियल को। पहले सबका एडिशन किया डिवाइडेड बाय उतने फैक्टोरियल्स। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का। इतने आपके डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे, फिर आप लोग तो इसको सॉल्व कर ही सकते हो। फैक्टोरियल नोटेशन 9 × 8 × 7 लिखते जाओ, नीचे भी लिखते जाओ, कैंसिलेशन करो और कैलकुलेशंस करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, एक कॉइन है जिसको 8 बार टॉस किया है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी ऑब्टेन 4 हेड्स एंड 4 टेल्स एट लीस्ट 6 हेड्स। अब 8 टाइम्स 8 बार कॉइन को टॉस किया है, मतलब 8 बार कुछ ना कुछ नतीजा आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है आपसे, आपको पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी ऑब्टेन 4 हेड्स एंड 4 टेल्स। समझ रहे हो बात को? मतलब 4 हेड्स एंड 4 टेल्स, 4 हेड्स एंड 4 टेल्स, ये कितने बार मिलेगा? मतलब जो अरेंजमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 4 हेड्स एंड 4 टेल्स चाहिए। मतलब आपके पास 8 कॉइन आप टॉस कर रहे हो तो आपके पास 8 जगह है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह है। अब जब आपने पहली बार कॉइन टॉस किया तो हेड नहीं तो टेल आएगा, हेड नहीं तो टेल आएगा, ऐसे कुछ भी बनेगा। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पूछा पहले केस में, एक कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी ऑब्टेन 4 हेड्स एंड 4 टेल्स। उनको 4 हेड एंड 4 टेल चाहिए, मतलब समझ लो आप 4 हेड एंड 4 टेल। अब ये एक अरेंजमेंट हुआ है ऐसा, वो पूछ रहे इन हाउ मेनी वेज, कितने अलग अलग तरीके से। मतलब ये जो मैंने अरेंजमेंट लिखा है इसमें मेरे पहले 4 टॉसेस में मुझे हेड मिला है, नेक्स्ट 4 टॉसेस में मुझे टेल मिला है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, पहले टॉस में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, चौथे में टेल, हेड टेल हेड टेल, ये एक अरेंजमेंट बना। ऐसे कितने, तो इसके अंदर ध्यान में रखने की बात कौन सी है, नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स कितने, 8 हैं, सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हेड कितनी बार आ रहा है, 4 बार, और टेल कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 4 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, बात खत्म। क्योंकि बात तो हो रही सिर्फ अरेंजमेंट्स की, आपको देखना है कि कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स आप लिख सकते हो 4 हेड एंड 4 टेल्स को लिखकर। ठीक है ना, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 टोटल टॉसेस है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। अब आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट केस। सेकंड केस में है कि एटलीस्ट 6 हेड। अब ये एटलीस्ट वाला फंडा ध्यान रखना है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 6 हेड मिलने चाहिए हमें। तो इसके अंदर कितने केसेस बन सकते हैं आपके, आप 8 टाइम्स टॉस कर सकते हो कॉइन को, तो कम से कम 6 हेड, कम से कम 6 मिलने चाहिए। उनका एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 6, एटलीस्ट 6, मतलब 7 आए तो सुभान अल्लाह, 8 आए तो भी, अभी क्या मतलब इससे चलेगा हमें। एटलीस्ट जब कहा जाता है तो ऊपर कितना भी, समझ रहे हो बात को? तो ये एटलीस्ट का मतलब है, मतलब आपको कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 6 हेड्स आ जाए, तो कम से कम 6 हेड, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी। अब जब 6 हेड्स रहेंगे तब टेल कितना रहेगा, 2। जब 7 हेड रहेंगे तब टेल कितना रहेगा, 1। जब 8 हेड रहेंगे तब टेल कितना रहेगा, 0। तो अब अरेंजमेंट्स आपको देखनी है, इस वाले केस में कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। आपके पास टोटल कितना है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, मतलब हेड कितनी बार आया है, 6 टाइम्स रिपीटेशन, सो 6 फैक्टोरियल, और टेल कितनी बार आया है, 2 फैक्टोरियल, प्लस ये ऐड होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हेड कितनी बार आया, 7 फैक्टोरियल, और ये इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, जो रिपीटेशन होता है बस उसी को लिखते हैं, वही एक से ज्यादा बार, एंड प्लस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल।
क्योंकि आप देखिए अगर सभी इसमें हेड 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 आ रहा है तो सभी हेड है तो कितने अरेंजमेंट्स बनेगी, एक ही अरेंजमेंट बनेगी। चाहे आप वो 8 हेड्स आपस में कहीं पर भी किसको भी रखो आपको थोड़ी ना पता चलेगा, सभी हेड ही तो है ना। तो वो एक ही अरेंजमेंट बनेगा जो लास्ट में बन रहा है एक, और इसके अंदर कितने अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, 8 अरेंजमेंट बन रहे हैं और इसके अंदर इतने। तो इन सबको ऐड कर दो तो आपको इस वाले का आंसर मिल जाएगा एटलीस्ट 6 हेड का। अगर एटमोस्ट 6 हेड होता तो क्या करते आप, अगर एटलीस्ट की जगह पर एटमोस्ट पूछा जाता तो एटमोस्ट 6 हेड का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 6 हेड चाहिए। तो आप स्टार्ट करते 1 हेड से, मतलब 1 चल जाता तब टेल्स 7 रह जाती है, फिर 2 हेड्स, फिर 3 हेड्स, फिर 4 हेड्स, फिर 5 हेड्स, और इन सब का परम्यूटेशन निकाल के, इन सब का एलिमेंट निकाल के उनको ऐड करना पड़ता है आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्ड्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। चले नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ए बैग हैज 5 रेड, ए बैग has 5 red, 4 blue and 4 green marbles. If all are drawn one by one and their colors are recorded, how many different arrangements can be formed? कितने different arrangements मिल सकती है हमें, ठीक है। अब एक बैग के अंदर कितने टोटल मार्बल्स है वो पहले लगाओ हिसाब, कितने टोटल मार्बल्स है, एक बैग के अंदर मार्बल्स है टोटल 5 रेड, ब्लू 4 एंड ग्रीन 4, तो ये क्या बन रहा है 13। तो कितनी मार्बल्स बनी, 13 मार्बल्स बनी है। अब 13 फैक्टोरियल आएगा। अब रिपीट कौन कौन से हो सकते हैं, हम लोग हमें करना क्या है, इफ ऑल आर डाउन वन बाय वन, सभी को निकालना है बैग से बाहर। तो सभी को निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें से 5 रेड निकलने वाली है ना। तो 5 फैक्टोरियल। अब सवाल ये है कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म, मतलब वो जो आप बैग में से निकाल रहे हो ना एक एक को, तो निकाल के आप कलर नोट कर रहे हो। तो मतलब पहली बार आपकी रेड निकल सकती है, फिर आपकी ब्लू निकल सकती है, फिर कौन सी है ग्रीन निकल सकती है, फिर ग्रीन निकल सकती है, फिर ब्लू निकल सकती है। तो आप क्या कर रहे हो, जब एक बार में आप 15 मार्बल्स को बाहर निकाल रहे हो, 13 मार्बल्स को, तो वो जो एक बार में आप 13 मार्बल्स निकाल रहे हो ना, ऐसे 1 2 3 करके ऐसे 1 2 3 4 ऐसे फिर 13 तक, तो जैसे जैसे आप मार्बल निकालते जाएंगे एक रो में आप उसके कलर्स नोट डाउन कर रहे हो। तो ये जो 13 मार्बल्स आपने एक बार में बाहर निकाले तो आपको क्या मिला, तो आपको जैसे मान लीजिए एक अरेंजमेंट मिल गया जिसके अंदर रेड मार्बल सबसे पहले आई होगी मान लेते, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड, ऐसे ऐसे जो भी आएगा 13 तक। तो ये एक अरेंजमेंट बन गया। उनका पूछना क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फाउंड, किस चीज की, ड्रॉइंग 1 बाय 1, उनके कलर का, एक एक आप मार्बल निकाल रहे हो और उनका कलर नोट डाउन कर रहे हो। वो जो कलर नोट डाउन कर रहे हो उसका एक अरेंजमेंट बन रहा है, जिस हिसाब से निकालो उस हिसाब से। अब हर बार वाले के हिसाब से निकालेंगे तो ऐसे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं, सो दैट विल बी फाउंड बाय दिस। क्योंकि हर अरेंजमेंट में आप जो भी अरेंजमेंट निकालेंगे उसके अंदर 5 बार रेड मार्बल्स आ रहे हैं, 4 बार ब्लू आ रहे हैं, 4 बार ग्रीन आ रहे हैं। तो टोटल है 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 4 खत्म बात। समझ आई बात, ठीक है। सो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं टाइम कितना हुआ है, अगर टाइम होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो टाइम बस 1 ही मिनट का बाकी है, तो जिसके अंदर नहीं हो सकता नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल दिए हुए थे उन लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक सिंपल एग्जाम्पल थे, यहाँ से आगे कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है 5th एग्जाम्पल से आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसके अंदर इस एक्सरसाइज के जो अच्छे एग्जाम्पल्स है वो डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर आपको आ जाते हैं सारे तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं आते हैं तो जो भी नहीं आया उसको आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, ठीक है। तो टाइटल में तो मैंने लिखा हुआ है रहता है कि वो वीडियो के अंदर क्या क्या कंटेंट है, तो टाइटल देके आपको समझ में आ जाता है कि एक्सरसाइज के अंदर के कौन कौन से क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटा विद द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स, उनको डिस्कस करेंगे और पीछे वाले सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहना है आपको, ठीक है।
ऐसा नहीं कि पिछला हो गया तो छोड़ देना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन बार बार करते रहना है। चलिए मिलते हैं फिर।